हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट पर। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व करने वाले हैं जो टीजीटी इंग्लिश का है, लेकिन ये पीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड पब्लिश्ड। तो जो नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? So the correct answer will be C here, 1850 में. Then second question, who wrote the novel Bleak House? तो Bleak House जो novel है वो किसने लिखी है? The correct answer will be A here, Dickens. Then question number 3, which Victorian novelist is called social reformer? तो इन novelist में से कौन सा Victorian novelist ऐसा है जो social reformer उसको कहा जाता है? तो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, डिकेंस. क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट? ओलिवर ट्विस्ट जो नोवेल है वो किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, डिकेंस. देन क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज विलियम मेकपीस थैकरे? तो हु वाज विलियम मेकपीस थैकरे? तो विलियम मेकपीस थैकरे कौन है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, इंग्लिश नोवलिस्ट. तो वो एक इंग्लिश नोवलिस्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट द नोवेल वैनिटी फेयर? तो वैनिटी फेयर जो नोवेल है वो किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, थैकरे. देन क्वेश्चन नंबर 7, विच नोवेल ऑफ थैकरे हैज द सबटाइटल अ नोवेल विदाउट अ हीरो? तो थैकरे का कौन सा ऐसा नोवेल है जिसका सबटाइटल है अ नोवेल विदाउट अ हीरो, मीन्स ऐसा नोवेल जिसका कोई हीरो ही नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वैनिटी फेयर. क्वेश्चन नंबर 8, विच विक्टोरियन नोवेलिस्ट रोट सटायरिकल नोवेल? तो कौन से विक्टोरियन नोवेलिस्ट ने सटायरिकल नोवेल लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, थैकरे. देन क्वेश्चन नंबर 9, विच विक्टोरियन नोवेलिस्ट यूज्ड मोरल एंड फिलोसफिकल टोन इन नोवेल्स? तो अपनी नोवेल्स में किस विक्टोरियन नोवेलिस्ट ने मोरल और फिलोसफिकल टोन को यूज किया है? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, जॉर्ज इलियट. Then question number 10, who wrote the famous work The Mill on the Floss 1860 and Silaj Marner 1861, Romola 1862 to 1863, Middlemarch 1871 to 72, then Daniel Deronda 1876, Felix Holt 1866, and Scenes of Clerical Life 1858, and Adam Bede 1859. तो हमें बताने ये सारे जो वर्क हैं ये किसने लिखे हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, जॉर्ज इलियट. तो ये सारे जो वर्क हैं ये सभी जॉर्ज इलियट के लिखे हुए हैं. देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हुज नोवेल्स आर पॉपुलर नोन एज वेसेक्स नोवेल? तो किसकी नोवेल जो वेसेक्स नोवेल्स के रूप में पॉपुलर हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, थॉमस हार्डी. देन 12 क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर्स लाइक टेस, ज्यूड, क्लिम एंड यूस्टेसिया इन हिज नोवेल्स? तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये किसकी नोवेल्स में है? तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, हार्डी. क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द फेमस नोवेल्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री? तो ये नोवेल किसकी लिखी हुई है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव एक्सेट्रा. तो ये सभी जो नोवेल्स हैं ये किसने लिखी हैं, इनके हमें ऑथर बताने हैं. द करेक्ट आंसर विल बी ए, थॉमस हार्डी. क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द नोवेल्स टेस ऑफ द अर्बरविल्स? तो ये जो नोवेल है किसने लिखी है? तो इनके जो ऑथर हैं वो हैं ए, थॉमस हार्डी. देन 15 क्वेश्चन, विच नोवेलिस्ट इज कॉल्ड
रीजनल नोवेलिस्ट, किस नोवेलिस्ट को रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, थॉमस हार्डी। एंड रीजनल नोवेलिस्ट वो होते हैं जो अपने ही किसी रीजन के या क्षेत्र के बारे में ही कुछ वर्क लिखते हैं। ओके जिस भी क्षेत्र में वो रहते हैं, जिस भी रीजन में वो रहते हैं, उसी से रिलेटेड अगर वो वर्क लिखते हैं तो वो बोले जाते हैं रीजनल नोवेलिस्ट। और उनकी जो नोवेल होती है वो होती है रीजनल नोवेल। तो वो कौन है? थॉमस हार्डी। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच नोवेलिस्ट बिलीव्स इन द फोर्सेस ऑफ फेट, चांस एंड डेस्टिनी? तो इन सब में कौन बिलीव करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, थॉमस हार्डी। 17 क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट? तो पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट किसको कहा जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, थॉमस हार्डी। क्वेश्चन नंबर 18, द अर्लीस्ट ओड्स इन द इंग्लिश लिटरेचर वर? तो सबसे जो अर्लीस्ट होता है, सबसे जो पुराना या सबसे पहला जो ओड्स है इंग्लिश लिटरेचर में, वो कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, एपिथैलेमियम, प्रोथैलेमियन बाय स्पेंसर। तो ये एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन ये किसने लिखा है? स्पेंसर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19, होरेसियन ओड इज ऑल्सो नोन एज? तो होरेसियन ओड को और किस नाम से जाना जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, द इर्रेगुलर ओड। देन 20 क्वेश्चन, ड्राइडेंस ओड ऑन सोलिट्यूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो ड्राइडेन का जो ओड ऑन सोलिट्यूड है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इर्रेगुलर ओड। 21 क्वेश्चन, रोमांटिक ओड एक्सप्रेसेस? तो रोमांटिक ओड क्या एक्सप्रेस करता है? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इमोशनल एंड रोमांटिक रिस्पॉन्सेस। देन 22, द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन विक्टोरियन एज? तो जो विक्टोरियन एज रही है या विक्टोरियन पीरियड रहा है उसमें ग्रेटेस्ट राइटर बताना है ओड का। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, टेनिसन। तो टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है विक्टोरियन एज का, और इन्हीं को ही ग्रेटेस्ट राइटर बोला जाता है ओड का। देन 23, ओड टू वेस्ट विंड? तो ये जो वर्क है ये किसने लिखा हुआ है? तो देखिए पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो 23 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए, शैले। 24 क्वेश्चन, अ कंपोजिशन इंटेंडेड टू बी स्पोकन बाय वन पर्सन? सो दैट इज सी, मोनोलॉग। तो एक ऐसी कंपोजिशन दैट इज इंटेंडेड टू बी स्पोकन बाय वन पर्सन, मीन्स एक पर्सन उसको सिर्फ बोलता है और अदर पर्सन जो होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं। तो मोनो का मीन्स ही होता है एक, एंड लॉग का मतलब होता है स्पीक। ओके तो जिसको सिर्फ एक ही पर्सन बोलता है उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोलॉग। 25 क्वेश्चन, द पोएट हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग? और अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने वाले जो पोएट हैं वो कौन है? सो 25 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग। 26 क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है यहाँ पे। 26 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इट इज अ स्पीच एड्रेस्ड टू साइलेंट लिसनर। सो ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक चीफ मीन्स होता है, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य विशेषता है, वो क्या है? इट इज अ स्पीच एड्रेस टू साइलेंट लिसनर, कि बोलने वाला बोलता तो है लेकिन जो लिसनर होता है ही टोटली साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट रहता है, उसको सिर्फ एक ही काम दिया जाता है वो है सुनने का, कि वो सुनता रहता है स्पीकर को। देन 27 क्वेश्चन, यूलिसिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग विच इज रिटन बाय? तो यूलिसिस जो वर्क है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये किसने लिखा है? तो एक एक क्वेश्चन से हमें कई कई क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे यूलिसिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है यूलिसिस क्या है, तो हम लगा सकते हैं वहाँ ड्रामेटिक मोनोलॉग है।
फिर दूसरा क्वेश्चन है ये किसने लिखा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, टेनिसन। तो टेनिसन का लिखा हुआ वर्क है यूलिसिस। 28 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ सोलिलोकी एंड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सोलिलोकी होता है और ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, ऑल ऑफ द एबव। देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सोलिलोकी इज शॉर्टर देन ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो सोलिलोकी होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, और जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो जो ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सोलिलोकी। देन ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एड्रेस टू समवन। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो किसी को एड्रेस किया जाता है। एंड इन सोलिलोकी प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर इज नॉट नेसेसरी। सोलिलोकी में किसी और कैरेक्टर की जो प्रेजेंस है वो ज़रूरी नहीं होती, जबकि हमें पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में हमें एक लिसनर चाहिए होता है जो कि साइलेंट रहता है। ओके, तो ऑल ऑफ द एबव। अब ये जो क्वेश्चन है ये रोमियो एंड जूलियट से लिए गए हैं, तो देख लेते हैं इनके आंसर। 29 क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डज द नर्स टॉक अबाउट दैट मेक्स जूलियट अनकंफर्टेबल। तो किस बारे में जो नर्स है जूलियट की वो बात करती है जिससे कि हमारी जो जूलियट है वो क्या है, अनकंफर्टेबल फील करती है। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, सेक्स। देन 30 क्वेश्चन, विच क्वालिटी डज रोमियो लैक। तो रोमियो में कौन सी क्वालिटी की, लैक मीन्स होता है कमी, कौन सी क्वालिटी का अभाव है। सो 30 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सेल्फ रेस्ट्रेंट। देन 31 क्वेश्चन, हाउ डज मर्क्यूसियो फंक्शन एज पार्ट ऑफ द प्ले। तो यहाँ हमें मर्क्यूसियो का फंक्शन बताना है प्ले में। सो the answer of 31 question will be A here. He mocks and deflates the idea of romantic love. Then 32 question, Romeo's feeling for Rosaline illustrate which of Romeo's trait। तो हमारा जो रोमियो है वो जूलियट से प्यार करता है, लेकिन उससे पहले, जूलियट से मिलने से पहले वो किससे प्यार करता था, रोजालिन से। तो रोजालिन आई थिंक जूलियट की ही कोई कजिन है जिससे वो प्यार करता था, लेकिन जब वो जूलियट को देखता है तो वो रोजालिन को भूल जाता है और वो जूलियट से प्यार करने लगता है। तो रोमियो की जो फीलिंग है रोजालिन के लिए वो हमें बताना है यहाँ पे। हिज सीक्रेट एंजाइटीज एंड फियर्स, हिज इनिशियल इमेच्योरिटी एंड रोमांटिसिज्म, हिज थॉटफुल एम्बिशन एंड आइडियलिज्म, his youthful passivity and apathy. So question number 32, the correct answer will be B here, his initial immaturity and romanticism। तो उसके अंदर जो immaturity है वो हम देख सकते हैं जब वो रोमियो जो है रोजालिन से प्यार में पड़ता है, तो वो क्या है, उसकी immaturity है। Then 33 question, why does Friar Lawrence marry रोमियो एंड जूलियट। तो फ्रायर लॉरेंस रोमियो एंड जूलियट की शादी क्यों कराते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, टू क्वेल द सिविल स्ट्राइफ इन वेरोना। देन 34 क्वेश्चन, वेयर इज द प्ले सेट। तो प्ले की सेटिंग बतानी है, कौन सी है, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरोना। 35 क्वेश्चन, विच पोएटिक फॉर्म डज द प्रोलॉग टेक। तो प्रोलॉग में बताना है कौन सी पोएटिक फॉर्म का यूज हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, सोनेट। 36 क्वेश्चन, विच कैरेक्टर्स अपीयर इन द प्रोलॉग। प्रोलॉग में कौन सा कैरेक्टर अपीयर हुआ है। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, कोरस। और व्हाट इज कोरस, कोरस इज द ग्रुप ऑफ सिंगर्स। 37 क्वेश्चन, which important plot point is mentioned in the prologue। तो प्रोलॉग में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ए, द डेथ ऑफ रोमियो एंड जूलियट। 38 क्वेश्चन, विच फ्रेज
from the prologue emphasizes the theme of fate's power? The correct answer will be C here, star-crossed lovers. 39 question. How does the play present love? present love. हाउ डज द प्ले प्रेजेंट लव? तो ये जो प्ले है लव को किस तरह से प्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ए, एज एन इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग फोर्स. 40 क्वेश्चन. हाउ डू रोमियो एंड जूलियट डिफाई क्रिश्चियन मोरालिटी? द करेक्ट आंसर विल बी बी, बाय कमिटिंग सुसाइड. 41 question. Which theme does the chorus introduce at the start of the play? प्ले के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोरस को इंट्रोड्यूस करते हैं वो एक थीम को, तो वो थीम हमें बतानी है यहाँ पे कौन सी थीम है वो. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, द पावर ऑफ फेथ. देन 41 question. Then 42 question. Here is, which best describe the difference between the world of the nobles and the world of the servants? तो इसमें कौन जो डिफरेंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है किसके बीच? वर्ल्ड ऑफ नोबल्स एंड वर्ल्ड ऑफ सर्वेंट्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हियर, ग्रैंड जेस्चर वर्सेस सिंपल नीड्स. इसमें प्रिंट थोड़ा सा ब्लर आ गया है, लेकिन जो मैं टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ दूंगी उसमें मैं ठीक करके दे दूंगी इसको. देन 43 क्वेश्चन. whom does the play ultimately suggest is responsible for Romeo and Juliet's tragedy? The correct answer will be D, society. 44 question. Who criticized this play saying it is a play of itself, the worst that I ever heard in my life? तो इस प्ले के बारे में किसने ये सब बोल दिया है? इट इज अ प्ले ऑफ इटसेल्फ, द वर्स्ट दैट आई एवर हर्ड इन माई लाइफ. तो सबसे ज़्यादा इसको भद्दा बेकार जो प्ले बता दिया इन्होंने, तो इतना अच्छा सा प्ले है ये. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, सैमुअल पीप्स. तो इनको बोलना चाहिए हमें कि दोबारा से इसको पढ़िए, कितना अच्छा सा तो प्ले है ये. देन 45 क्वेश्चन. हु रोट इन प्रेज ऑफ द प्ले एंड इट्स कॉमिक कैरेक्टर मर्क्यूसियो? शेक्सपियर showed the best of his skill in his Mercutio, and he said himself that he was forced to kill him in the third act to prevent being killed by him. तो देखिए इस प्ले की तारीफ भी की है किसी ने, इसका मतलब इन्होंने अच्छे से पढ़ा है इस प्ले को. सो कौन है 45 का? बी, जॉन ड्राइडन. तो जॉन ड्राइडन ने इस प्ले की तारीफ की है ये वाली कोटेशन बोल के. स्पेशली मर्क्यूसियो की तारीफ की है ड्राइडन साहब ने. देन 46 क्वेश्चन. हु कंसिडर्ड दिस प्ले एज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट प्लीजिंग प्लेज? तो किसने इस प्ले को शेक्सपियर का मोस्ट प्लीजिंग प्ले बोला है? सो 46 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, डॉक्टर जॉनसन. तो सैमुअल जॉनसन ने भी तारीफ की है, पता नहीं सैमुअल पिप्स को क्या हो गया है कि उन्होंने बुराई कर दी है इस प्ले की, है ना. देन 47 क्वेश्चन. बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड इन लंडन ओइंग टू. तो 1590 से लेकर के 1593 तक जो थिएटर हैं वो लंदन में बंद कर दिए गए थे. तो उसका हमें यहाँ रीजन बताना है, क्या रीजन रहा होगा उस टाइम पे? द करेक्ट आंसर इज ए, ब्यूबोनिक प्लेग. तो प्लेग फैल गया था उस टाइम पे, इसलिए ये थिएटर्स को बंद कर दिया गया था. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेज द लॉन्गेस्ट वर्ड honorificably ट्यू डी नी टी टे टी, बस आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट.
तो मुझे बताइए इफ़ यू कैन प्रोनाउंस इट वेल। तो ये जो सबसे बड़ा जो उन्होंने लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया है अपने प्ले में, तो कौन सा ऐसा प्ले है उनका जिसमें ये वर्ड को यूज किया गया है? तो देखिए, मैं तो आधा इसको प्रोनाउंस कर पाती हूँ, बाकी तो बड़ा टफ हो जाता है पूरा एक साथ बोलना। हाँ, हाफ हाफ डिवाइड करके बोल सकते हैं। सो 48 का द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, लव्स लेबर लोस्ट। Then 49 question, the War of Roses 1455 to 1487 figures in the work of। तो War of Roses किसके वर्क में देखने को मिलती है हमें? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, शेक्सपियर। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक ये वार ऑफ रोजेस चला था? तो 1455 टू 1487। देन 50 क्वेश्चन, which work of his own Shakespeare called the first year of invention। तो उनका जो फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन है वो उन्होंने अपने कौन से वर्क को बोला है? सो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, वीनस एंड एडोनिस, जो 1593 में इन्होंने ये जो वर्क है ये आया था, लेकिन इसको ये अपना फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। ओके, सबसे पहला वर्क इनका था ये। देन 50, then 51 question. Fine. So, in which track Milton has expressed support for polygamy? मिल्टन ने अपने कौन से वर्क में सपोर्ट किया है किसको? पोलीगैमी को। देखिए, पोलीगैमी क्या होता है? पोली मीन्स मैनी एंड गैमी मीन्स मैरिज। एक से ज़्यादा विवाह या बहु विवाह को उन्होंने अपने किस वर्क में सपोर्ट किया है? ओके, so the correct answer will be A here, D Doctrina Christiana. Then 52 question, who does the speaker choose as his guide in El Allegro? The correct answer will be D here, Liberty. तो एल एलिग्रो में उनका गाइड कौन रहा है? लिबर्टी। देन 53 क्वेश्चन, हु डज द स्पीकर रिजेक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ एल एलिग्रो? एल एलिग्रो का जो बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, उसमें वो किसको रिजेक्ट कर देते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, मेलंकली। 54 क्वेश्चन, हु इज ओरफियस? तो ओरफियस कौन है? The correct answer will be C here, a shepherd from Greek mythology who tried to lead his wife out of the underworld. 55 question, what does the speaker argue in El Allegro? तो एल एलिग्रो में वो आर्ग्यू करते हैं स्पीकर, तो इसमें बताना है द करेक्ट आंसर विल बी सी, द बेस्ट लाइफ इज द लाइफ फुल ऑफ जॉय। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है बेस्ट लाइफ? बेस्ट लाइफ वो है जिसमें फुल ऑफ जॉय हमारे पास होता है। 56 क्वेश्चन, व्हेन डिड मिल्टन राइट एल एलिग्रो? तो एल एलिग्रो उन्होंने कब लिखा था? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, वाइल स्टडिंग एट कैम्ब्रिज। तो आई थिंक 1645 में पब्लिश हुआ था ये वर्क उनका, लेकिन लिखा उन्होंने कब था? जब वो कैम्ब्रिज में स्टडी कर रहे थे। देन 57 क्वेश्चन, विच प्ले राइट डज मिल्टन रिफरेंस इन एल एलिग्रो? तो कौन से प्ले राइट का उन्होंने जिक्र किया है अपने इस वर्क में एल एलिग्रो में? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, विलियम शेक्सपियर। 58 क्वेश्चन, डज द स्पीकर इन एल एलिग्रो विन द डिबेट? तो इसमें पूछा है कि स्पीकर एल एलिग्रो में जो डिबेट चल रही है उसको जीत जाता है या नहीं? तो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, इट्स अनक्लियर। तो इसमें हमें क्लियर नहीं होता वेदर ही विन और नॉट। देन 59 क्वेश्चन, लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन, हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस? तो जस्टिस में ये लाइन किसने बोली थी कि लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन?
तो द करेक्ट आंसर विल बी डी, जेम्स हाउ। तो जेम्स हाउ ने ये लाइंस बोली थी। देन 60 क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस। तो जस्टिस में लाइन बोली गई है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। तो ऐसी कुछ लाइंस हमें शेक्सपियर के वर्क मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी देखने को मिलती है और ये गैल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में भी हैं। तो 60 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वाल्टर हाउ। और जस्टिस जो प्ले है उनका 1910 में ये प्ले आया था। ओके। देन 61 क्वेश्चन, द डिटेक्टिव सर्जेंट हु कम्स टू अरेस्ट विलियम फाल्डर, हिज नेम इज। तो जो डिटेक्टिव सर्जेंट है जो फाल्डर को अरेस्ट करने आया था उसका हमें यहाँ पे नाम बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी ए, विस्टर। 62 क्वेश्चन, हु इज द मैरिड वुमन विलियम फाल्डर हैड एन अफेयर विद। तो विलियम फाल्डर का एक मैरिड वुमन के साथ में एक अफेयर चल रहा था जिसके साथ वो भागना चाहता था और जिसलिए फाल्डर ने क्या किया था, अपने जो ऑफिस में 9 पाउंड के चेक को 90 पाउंड में कन्वर्ट कर दिया था और उसको जेल हो गई थी। तो हमें बताना है कौन थी वो मैरिड वुमन। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, रूथ हनीवेल। तो WILL, हनीवेल। 63 क्वेश्चन, इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द क्राउन इज। तो काउंसिल फॉर द क्राउन बतानी है हमें कोर्ट में कौन थी। 63 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, मिस्टर हैरोल्ड क्लेवर। तो गवर्नमेंट एडवोकेट रहे हैं ये इस प्ले में, द काउंसिल ऑफ द क्राउन। देन 64 क्वेश्चन, इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द डिफेंस इज। तो वो काउंसिल ऑफ द क्राउन है तो उसमें आएगा, डोंट बी कंफ्यूज इन इट, मिस्टर हैरोल्ड क्लेवर। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इन द कोर्ट द काउंसिल फॉर द डिफेंस, तो अगर यहाँ डिफेंस आ जाए तो हमें क्या लगाना है, मिस्टर हेक्टर फ्रॉम। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 65 क्वेश्चन, हु लीड्स अ मिजरेबल लाइफ विद हर हस्बैंड, अ ड्रंकर्ड हु हैबिचुअली इल ट्रीट्स हर। तो इस प्ले में कौन लेडी है जो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और हस्बैंड उसका कैसा है, ड्रंकर्ड है, जो दारू पीता है और उसके साथ इल ट्रीट करता है, मीन्स मार पिटाई करता है। तो उस लेडी का क्या नाम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, रूथ हनीवेल। तो रूथ हनीवेल के साथ में ही हमारे फाल्डर साहब अफेयर में पड़ जाते हैं और अपने लिए मुसीबत को न्योता दे लेते हैं। देन 66 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट रोट इन सीरियल। तो इन सभी नोवेलिस्ट में से कौन ऐसे नोवेलिस्ट हैं जो क्या करते हैं, सीरियल में लिखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, चार्ल्स डिकेंस। Then 67 question, which of the following plays has a play within play scene। ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें प्ले के अंदर ही प्ले को दिखाया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज हैमलेट। ये 1600 टू 1601 में लिखा गया था और आई थिंक परफॉर्म हुआ था। और इस प्ले में प्ले के अंदर प्ले को दिखाया गया है जब हेमलेट वांट्स टू कंफर्म वेदर हिज अंकल इज मर्डरर और नॉट, कि उन्होंने उसके फादर का मर्डर किया भी है नहीं। तो हेमलेट एक प्ले परफॉर्म कराता है जिसमें कि वो देखना चाहता है कि उसके अंकल ने सच में मर्डर किया है या ये सिर्फ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओके। देन 68 क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पोम इज मिल्टन्स लिसिडस। तो मिल्टन्स की जो लिसिडस है वो किस टाइप की पोम है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एलिजी। तो ये एक पास्टोरल एलिजी है। देन 68 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन इज, इन विच पोम डज द फॉलोइंग लाइन अकर,
आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो कौन सी पोम से ये लाइन ली गई है कि हमारा जो बर्थ है वो क्या है, इट इज बट अ स्लीप, कि ये सिर्फ एक स्लीप है, एंड फॉरगेटिंग, और सब कुछ भूल जाना। सो 69 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड। तो इसको पार्सली 1603 में लिखा गया था एंड पार्सली 1604 में लिखा गया था। ओके नहीं, 1603, सॉरी 1603 एंड पार्सली इन 1606। देन 70 क्वेश्चन, द प्ले हैमलेट बिगिंस। तो प्ले जो हैमलेट है वो स्टार्ट होता है, तो इनमें से कौन सा सीन दिखाया गया है प्ले की स्टार्टिंग में? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। Then 71 question, who speaks the following words to Horatio in Hamlet? तो होरेसियो से ये लाइंस किसने बोली है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो देन आर ड्रेम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। सो 71 का देख लेते हैं करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, हैमलेट। तो हैमलेट अपने फ्रेंड होरेसियो से लाइंस बोलता है। 72 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन अ मिड समर नाइट ड्रीम। तो मिड समर नाइट ड्रीम में इनमें से कौन से कैरेक्टर को, मतलब कौन सा कैरेक्टर इनमें से नहीं है? द करेक्ट आंसर इज सी, ओसबॉर्न। 73 क्वेश्चन, बेकन्स एसे आर। तो बेकन के जो एसेज हैं वो कैसे हैं, उनकी हमें यहाँ क्वालिटी बतानी है। सो बी इज करेक्ट आंसर हेयर, फिलोसफिकल एंड सेक्युलर। 74 question, which of the following lies according to Bacon causes the gravest hurt to man? The correct answer is C here, a lie that sinks and settles in the mind. 75 question, the place where Satan and his peers assembled in Paradise Lost book first is named. तो बुक फर्स्ट में पैराडाइज लोस्ट में सैटन और उनके जो पीयर्स मीन्स कंपेनियंस होते हैं वो कहाँ पे असेंबल होते हैं फॉर अ मीटिंग। सो 75 क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम इज द वर्ड यूज्ड एज कैपिटल ऑफ हेल। 76 क्वेश्चन, इन हिज पोम रबी बैन इजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोम है रबी बैन इजरा, तो इसमें वो किसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओल्ड एज। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ्स विजन ऑफ नेचर? 77 the correct answer is A here, mystical pantheism. Then 78 question, the name of the region that figures in R.K. Narayan's novels and appreciated as his Casterbridge is? The correct answer is B, मालगुडी। तो आर के नारायण ने अपनी नोवेल में इस वाले जो प्लेस है इसको बहुत यूज किया हुआ है। 79 question, one of the light of Bacon's essay of studies should read. The correct answer is C here, to wake. 80 question, Milton's Paradise Lost is written in. तो मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। 81, I have a profound respect for his political dash. So 81 question, the correct answer will be B here, sagacity. तो प्रोफाउंड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग और डीप।
तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग और डीप रिस्पेक्ट, तो हमें एक यहाँ वोकेबलरी का वर्ड ये भी मिल गया है, प्रोफाउंड। फॉर हिज पॉलिटिकल सैगसिटी होता है विजडम। 82 क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। तो अलर्ट के लिए हमें मीनिंग बताना है, क्या यूज होगा? सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, वॉचफुल। 83 क्वेश्चन, choose the alternative which expresses the meaning of the following: to lose face। तो to lose face का हमें यहाँ पे मीनिंग बताना है। The correct answer is B here, to be humiliated। 84 question, a man of odd habits। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो जाएगा यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, इसेंट्रिक। सेंटर होता है और यहाँ हो गया एक, मीन्स जो अपने बारे में ही सोचता है। और सन की हम एसेंट्रिक का मीनिंग लगा सकते हैं सन की। तो अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स, जो सबसे अलग हैबिट्स जिसकी होती है वो है इसेंट्रिक। 85 क्वेश्चन, लैक ऑफ इनफ ब्लड। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, एनीमिया। तो देखिए जिसमें लैक ऑफ ब्लड होता है वो क्या है? एनीमिया का पेशेंट होता है वो, दैट इज एनीमिया। 86 क्वेश्चन, पिक द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो अब यहाँ पे हमें एंटोनिम बताने हैं। एंग्विश, तो एंग्विश का करेक्ट एंटोनिम बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, कंफर्ट। 87 क्वेश्चन, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असिस्टेंस। तो असिस्टेंस का हमें यहाँ एंटोनिम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रेसिस्टेंस। देन 88 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड ओनेरस। तो ओनेरस के लिए हमें एंटोनिम बताना है यहाँ। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इजी। 89 क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेलिनक्विस। तो रेलिनक्विस के लिए एंटोनिम हो जाएगा ए, पोसेसिस। तो रेलिनक्विस का जो एंटोनिम है दैट इज पोसेस। 90 क्वेश्चन, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एसेल। तो एसेल के लिए हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। और हमें इस चीज़ पे बहुत फोकस रखना है, कितनी बार हम क्या करते हैं सिनोनिम ही लगा देते हैं, हम यहाँ पे पढ़ते ही नहीं है कि एंटोनिम लिखा है या सिनोनिम लिखा है। तो एसेल का हमें यहाँ क्या करना है? सिनोनिम बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, एसेल मीन्स अटैक। 91 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉसिबल। तो प्लॉसिबल के लिए हमें सिनोनिम बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, बिलीवेबल। देन 92 क्वेश्चन, यहाँ भी सिनोनिम बताना है हमें गार्निश। तो गार्निश के लिए सिनोनिम हो जाएगा टू अडोन, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। देन 93, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। अब हमें इसमें टू को रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं? टू को हटा के यहाँ पे सो का यूज करते हैं, और इस वाले टू को हटा के हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। ही इज सो ऑनेस्ट दैट, फिर हम यही वाला ही यहाँ पे यूज कर लेंगे, ही कैन नोट, और उसके बाद हम सेम सेंटेंस को प्रोसेस करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो देखिए कैन हमारा होता है जो फिजिकल हमारी एबिलिटी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो जो ब्राइब अगर उसे दी जाए तो वो ले ही नहीं सकता, उसमें इतनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। देन 94 क्वेश्चन, fill in the blanks in the sentence given below with an appropriate word. So the minister promised to look dash the grievances. तो यहाँ में preposition fill करनी है। The correct answer will be B here, look into। तो look into का जो meaning होगा that is investigated। तो the minister promised to look into the
ग्रीवेंसेस, तो लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट करना। 95 क्वेश्चन, इसमें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा है माई कैप्टर्स, देन हमारा ऑब्जेक्ट है मी, और यहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ है, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम वाज या वर के साथ बीइंग का यूज करते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो देख लेते हैं वाज और वर कौन से सेंटेंस में यहाँ यूज हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, आई वाज बीइंग टेकन टू प्रिजन बाय माई कैप्टर्स। तो बाकी सब में देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हैड का यूज हुआ है, यहाँ हैड का हुआ है, ये सब तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो कितना इजी हो गया है ना आंसर लगाना। ये सबसे आसान ट्रिक है सही आंसर को फाइंड करने के लिए। 96 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं कौन सा है। दिस बुक इज प्रिफरेबल फ्रॉम दैट, प्रिफरेबल देन दैट, प्रिफरेबल टू दैट। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, प्रिफरेबल के साथ हम हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू। तो बाकी सब तो गलत हो गया, यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। 97 क्वेश्चन, यहाँ भी हमें प्रेपोजिशन फिल करना है। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच, तो कॉन्फिडेंट के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन फिल करेंगे, द करेक्ट आंसर इज सी ऑफ, we are now confident of winning the match. 98 question, let me acquaint him dash topic, तो acquaint होता है make familiar या परिचित कराना। So the correct answer will be B here with let me acquaint him with the topic. 99 question, do not quarrel dash your neighbor. So the correct answer is C here, with your neighbors. Then 100 question is, if you go out, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पे इफ का यूज हुआ है। तो इफ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमें यहाँ क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना है। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, शैल वॉच। Then 101, the correct lexical form in the singular of phenomena, तो phenomena का हमें यहाँ पे lexical form बताना है singular, the correct lexical form in the singular of phenomena, तो बता देते हैं यहाँ पे the correct answer will be C here, phenomenon। तो देखिए जहाँ पे यहाँ ए का यूज होता है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाद में हम ओ एन का यूज कर लेते हैं, तो बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी, यहाँ PHENOMEN, और यहाँ पे ए के प्लेस पे हमने ओ एन को यूज कर लिया। देन द प्लूरल फॉर वुमन डॉक्टर, तो वुमन डॉक्टर सिंगुलर है, इसको हमें प्लूरल में चेंज करना है। और इस तरह के वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ही प्लूरल बनाते हैं, दोनों वर्ड्स को। तो यहाँ देखिए वुमन को विमेन बना दिया, डॉक्टर को डॉक्टर्स बना दिया, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 103, यहाँ हमें एरर फाइंड आउट करने हैं। 40 किलोमीटर्स आर अ बिग डिस्टेंस, तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये निकल गया है यहाँ पे एरर। 40 किलोमीटर्स के साथ क्या है, इज का यूज होना है, क्योंकि 40 किलोमीटर्स वी कंसिडर्ड एज अ यूनिट, तो यहाँ पे अलग अलग 40 किलोमीटर्स को हमने कंसीडर नहीं किया है, 40 किलोमीटर हमने क्या यूज किया, यूनिट के रूप में यूज किया, तो यहाँ पे हमारा इज का यूज होना था। तो बी पार्ट में यहाँ एरर हो गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104, द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। सो यहाँ पे देख लेते हैं द जूरी, तो अब जूरी ने सबने मिल करके एक ही डिसीजन पे अपनी सहमति दिखाई है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जूरी के साथ में हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर होता जूरी डिवाइडेड, कि जूरी ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, तो उसके लिए हम हैव का यूज करते। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिटी में जूरी काम कर रहा है, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो बी पार्ट में एरर है यहाँ पे। देन 105, he is the boy who have helped me। सो आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा आंसर अब तक।
तो ही इज़ द बॉय। हु, तो हु से पहले देखिए द बॉय यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग हम हैज का यूज करेंगे। तो ही इज़ द बॉय ये सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। 106 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। केस इज, मैं सीधे आंसर बता देती हूँ, आप पढ़ लीजिए क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ये वीडियो मैंने रिवीजन पर्पज से बनाई है। देन बी पार्ट इज करेक्ट हियर। नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। देन 107, ये हमें नोट करेक्ट बताना था, तो ये यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, बाकी सब करेक्ट हैं। सो 107 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट हैं। तो इस हमारा जो आंसर है वो भी डी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। देन 108 इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज। तो अंडरलाइन तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बस ऐसे ही इन्होंने पूछ लिया अंडरलाइन वर्ड कौन सा है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, वर्बल नाउन। तो आई थिंक टीचिंग को इन्होंने अंडरलाइन किया है यहाँ पे, तो ये हमारा वर्बल नाउन है। तो वर्बल नाउन हम किसको बोलते हैं, हम जेरेंट को भी वर्बल नाउन बोलते हैं। ओके 109 फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो द करेक्ट स्पेलिंग इज बी हेयर, MACABRE, मैकाबर। देन 110 यहाँ भी करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी सी स्पेलिंग पूछ ली है यहाँ पे, OCCASION, ओकेशन। 111 द करेक्ट स्पेलिंग इज सी हेयर, अकोमोडेट, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। देन 112 द एनालिसिस इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न of handwriting with attempt to identify the writer. So the correct answer will be A here, graphology. Then 113 the study of religion, तो religion की स्टडी को क्या बोलेंगे हम। The correct answer is A, theology. 114 तो यहाँ देखिए पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बता देती हूँ। सो 114 हु डिस्टर्ब द पीस ऑफ द क्लास, तो क्लास की जो पीस को किसने डिस्टर्ब किया था। सो 114 द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, द न्यू बॉय। 115 what is the function of the cloth a school servant carrying a large desk in the opening sentence, तो the correct answer is D here, to create humor. 116 what contributed most to the misery of the new boy, द करेक्ट आंसर इज डी, इनसेंसिटिव क्लासमेट। तो देखिए पढ़ लिया होगा, आई होप आपने ये पैरा अच्छे से। इसमें एक न्यू स्कूल बॉय के बारे में बताया हुआ है जो अपनी क्लास में उसने एंट्री की है, उसकी जो क्लोथिंग है, जो आउटफिटिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मीन्स ही लुक्स लाइक अ कैरिकेचर। और जो टीचर हैं वो सबसे उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके लिए अलग से डेस्क लेके आई जाती है क्लास में, सब बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं। इवन जो टीचर उससे कुछ पूछते भी हैं तो वो ही फील शाई टू रिप्लाई हिम, और उसके बाद जो उसकी जो बहुत ज़्यादा हंसी भी उड़ जाती है। तो ये सब इसमें दिखाया गया है। सो 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डेस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू बॉय, तो न्यू बॉय के बारे में जो डेस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें कौन सा इसमें ट्रू है। So the correct answer is A here, the boy has been
sketched sympathetically. Okay. Then 118. The last part of the episode proves to be an anticlimax too. The correct answer is all of them: the class, the boy, the teacher. Then 119. The boy was sputtering syllables because he was. तो जो syllables को sputtering होता है repeating continuously, धीरे धीरे वो बुदबुदा रहा था syllables को, तो वो बताना है because he was, क्योंकि वो क्या था, he was shy, वो बहुत ज़्यादा शर्मीला था, वो बहुत शर्म फील कर रहा था क्लास में. So 120. In the command of the master, get rid of your helmet. In the second paragraph. तो जो क्या करता है वहाँ 120. In the command of the master, get rid of your helmet. In second पैराग्राफ. तो गेट रीड ऑफ योर हेलमेट जो मास्टर उनको कमांड करते हैं, तो उसका बताना है कि किस तरह का मतलब उनकी कमांड होती है, क्या उनका मोटिव होता है. तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, देयर इज नथिंग क्रूअल अबाउट इट. Then 121 question. Which literary device has been used in the following sentence of the last paragraph? The same sputtering of syllables was heard, drowned by the tittering of the class. The correct answer will be D here, onomatopoeia. तो जहाँ भी साउंड रिलेटेड कुछ बात होती है तो हम वहाँ onomatopoeia लगाते हैं. 122. The word hubbub in the last sentence of the passage means. तो हबब का जो यहाँ पे मीनिंग है दैट इज बी, नॉइस एंड एक्साइटमेंट. 123. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज. तो सुटेबल टाइटल फाइंड आउट करना है यहाँ. द करेक्ट आंसर इज बी, द मिस्चीवियस क्लास. देन 124. यहाँ फिलअप हैं. द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. तो देखिए अभी ऊपर ये सेंटेंस आया था, तो अच्छा हुआ ये सेंटेंस यहाँ पे आ गया. द जूरी डिवाइडेड, जहाँ पे डिवाइडेड का सेंस आता है वहाँ लगेगा वर्ब, मीन्स प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे जूरी डिवाइडेड हो गई है तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है, लेकिन जहाँ पे जूरी हमें एज ए यूनिटी रिप्रेजेंट करनी है वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. देन 125. द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग डैश सीट्स. तो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, देयर. तो द कमिटी डिसाइडेड मैटर विदाउट लिविंग सीट्स. तो कमिटी ने डिसाइड किया है मैटर को, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ड यूज करना है. ओके. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. चैनल पर यदि नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अपने कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए. अपने फीडबैक्स आपके जो भी हैं मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगी, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए. मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की. तो अगर इसी वीडियो का आपको इस वीडियो का PDF चाहिए प्रैक्टिस पेपर 36 का, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं. टेलीग्राम पे जा कर के मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट आपको वहाँ टाइप करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है. वहाँ पे आपको सारे PDF जितने भी मैंने अब तक पढ़ाया है सारे आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे. तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.